ये वीडियो किसी यूरोप के किसी डेवलप्ड देश का नहीं है, ये ईरान है। वही ईरान जहाँ कभी औरतें बिना डर के सड़कों पर चलती थीं, पढ़ाई करती थीं, वोट देती थीं और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थीं। लेकिन फिर आया साल 1979, इस्लामिक रेवोल्यूशन। अयतोल्ला खोमेनी ने ऐलान किया कि अब कोई भी औरत बिना हिजाब के बाहर नहीं निकलेगी। शादी की मिनिमम एज घटाकर 9 साल कर दी गई, स्पोर्ट्स पर पाबंदी लग गई और देश से बाहर जाने के लिए भी पति की लिखित परमिशन ज़रूरी हो गई। आज वही ईरान की औरतें सुप्रीम लीडर की तस्वीर जला रही हैं सिगरेट से। ये सिर्फ स्मोकिंग नहीं है, ये एक सिंबल है डर के ख़त्म होने का, फ्रीडम के लिए रिबेलियन का। क्योंकि कोई भी रिजीम बाहर से हमला होने से नहीं गिरता, रिजीम तब गिरता है जब लोगों के अंदर का डर मर जाता है। और आज ईरान उसी मोड़ पर खड़ा है। इकॉनमी टूट रही है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, रिलीजन के नाम पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिकल टिरनी हर तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ आज से शुरू नहीं होती। हर विलन नेशन की एक ओरिजिन स्टोरी होती है और ईरान की कहानी दुनिया की सबसे ट्रैजिक कहानियों में से एक है। आज दुनिया ईरान को अमेरिका का दुश्मन मानती है, लेकिन एक वक्त था जब ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 3 हिस्सों में बंटी, अमेरिका के दोस्त, यूएसएसआर के दोस्त और नॉन अलाइंड देश। ईरान अमेरिका के कैंप में था क्योंकि उसकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रेटजिक थी। जो ईरान को कंट्रोल करता वो मिडल ईस्ट के ऑयल रूट्स और एशिया यूरोप की लाइफलाइन को कंट्रोल करता, और ऊपर से ईरान के पास तेल था। असल खेल शुरू हुआ 1901 में, जब ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डार्सी ने ईरान के शाह से एक डील की जिसे इतिहास में डार्सी कंसेशन कहा जाता है। इसका मतलब साफ था, ईरान का तेल निकलेगा लेकिन उस पर हक होगा ब्रिटेन का। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा, वैसे ही एंग्लो आयरानियन ऑयल कंपनी ने ईरान को लूटा। ईरान के पास रिसोर्स था लेकिन पैसा यूरोप के बैंक्स में जा रहा था। 1951 में मोहम्मद मोसादेग नाम के एक नेता प्रधानमंत्री बने। वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे और उन्होंने कहा, ईरान का तेल ईरान का हक है। उन्होंने ऑयल नेशनलाइज कर दिया और यहीं से CIA का खेल शुरू हुआ। ऑपरेशन अजैक्स के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर कू कराया, मोसादेग को जेल भेज दिया और शाह को फिर से सत्ता में बैठा दिया। यही वो पल था जब ईरान की किस्मत बदल दी गई। शाह वेस्टर्न लाइफस्टाइल लेकर आया, मॉडर्नाइजेशन, खुलापन और अमेरिका की दोस्ती। लेकिन वो जनता से कट गया। उसकी सीक्रेट पुलिस सावक लोगों को टॉर्चर करती थी, प्रोटेस्टर्स को दबाया जाता था। दूसरी तरफ खोमेनी था जो आम लोगों के बीच रहता था। उसने शाह को डिक्टेटर नहीं कहा, उसने कहा कि शाह UN इस्लामिक है और देश की पहचान मिटा रहा है। लोग उससे जुड़ते चले गए। 1978 में शाह ने एक बड़ी गलती की। उसने एक अखबार में खोमेनी को ट्रेटर कह दिया। देश में आग लग गई। शाह ने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन वियतनाम के बाद अमेरिका एक और वॉर में नहीं फंसना चाहता था। उसने हाथ पीछे खींच लिए। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन सफल हो गई। 98% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में वोट दिया। लोगों को लगा कि अब जस्टिस आएगा, डिग्निटी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। खोमेनी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। गार्डियन काउंसिल बनाया गया जो पार्लियामेंट के फैसलों को भी पलट सकता था। इलेक्शंस होने लगे, लेकिन वही लोग जीत सकते थे जो आइडियोलॉजी के हिसाब से फिट हों। रिलीजन और स्टेट एक हो गए। सवाल पूछना गुनाह बन गया और ऑपोजिशन को देशद्रोह समझा जाने लगा। सबसे पहले औरतों पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ीं, हिजाब पुलिस बनी, पब्लिक लाइफ पर कंट्रोल लगाया गया, शरीर पर स्टेट का हक जता दिया गया। 2022 में महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। और वहीं से उठा नारा, विमेन लाइफ फ्रीडम, यानी जान, जिंदगी, आज़ादी। आज ईरान की इकोनॉमी लगभग कोलैप्स की हालत में है। $1 के लिए लाखों रियाल देने पड़ते हैं। फूड इन्फ्लेशन 70% से ऊपर है। सैंक्शंस, अनएम्प्लॉयमेंट और आइसोलेशन ने आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। दुनिया को डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है। उसके पास एडवांस्ड ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं और वो प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए पूरे मिडल ईस्ट को प्रभावित करता है। अमेरिका खुले तौर पर कह चुका है कि अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर वायलेंस हुई तो वो इंटरवीन करेगा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यूथ सड़कों पर है, रेजिम अपने पैलेसेस में बंद है, इकोनॉमी टूटने के कगार पर है। सवाल ये है कि क्या ईरान सच में सिर्फ एक विलेन है या वो एक ऐसा देश है जिसे पहले ब्रिटेन ने लूटा, फिर CIA ने उसकी डेमोक्रेसी तोड़ी, फिर शाह ने उसे दबाया
और फिर धर्म के नाम पर एक सख्त रिजीम थोप दी गई। ईरान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हर दौर में कीमत आम जनता ने चुकाई, और यहीं से भारत के लिए भी सबसे बड़ा लेसन निकलता है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। CIA का प्लेबुक हमेशा एक जैसा रहता है, अनरेस्ट बढ़ाओ, प्रोटेस्ट को सिंबल दो, एक मार्टर बनाओ और फिर रेजिम चेंज। कॉलोनियलिज्म खत्म नहीं हुआ है, बस उसका फॉर्म बदल गया है। पहले ज़मीन छीनी जाती थी, आज रिसोर्सेज छीने जाते हैं, डेटा कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ईरान से तेल छीना गया और आज कई देशों से उनका डेटा और मार्केट छीना जा रहा है। और आखिर में वही लाइन जो पूरी कहानी को सम अप करती है, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका इज़ डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज़ फेटल। ईरान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान कब बदलेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया कभी उन गलतियों से सीखेगी जो उसने ईरान के साथ की। क्योंकि हिस्ट्री बताती है, रेजीम्स गिरते हैं, बॉर्डर्स बदलते हैं, लेकिन पावर का खेल हमेशा चलता रहता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो।